नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाया था, उसका हम क्या करने वाले हैं, टॉप 50 पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो ग्रुप डी 2022 में पूछे गए थे, एनटीपीसी 2022 में पूछे गए थे, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि कैसे क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से आएंगे। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो आपका क्वेश्चंस मैं लिया हूं, वो सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हार्ड क्वेश्चन भी है, नॉर्मल क्वेश्चन भी, यानी कि सारा मैंने टॉप 50 जो लिया है, इस 50 में आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर है। इतना समझ गए ना। और इसको करने के बाद आपका कोई क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम से करने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात को? अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा इसमें इसका निचोड़ ले लिया है टॉप 50 में, ठीक है ना। तो एक बात मैं और बता देता हूं आपको, जो भी स्टूडेंट आरआरबी जेईई का वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो आ चुकी है। टोटल 2570 वैकेंसी है, 35 कैटेगरी में। ये देख सकते हैं, सारा वेरियस पोस्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। टोटल मैथ का क्वेश्चन 30 रहेगा, रीजनिंग का 25 रहेगा, जनरल अवेयरनेस का 15 रहेगा और साइंस का 30 रहेगा। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस एग्जाम के पैटर्न में। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए किरण का ये प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें टोटल 35 सेट दिए गए हैं। पूरा आपको एग्जाम पैटर्न जो एग्जाम में आएगा, पूरा पैटर्न उसका इसमें दिया रहेगा। कितना क्वेश्चन मैथ का मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से इसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसको बना लेने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न वहाँ हमें देखने को मिलेगा। समझ गए ना। तो बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और बना लेने के बाद आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको जरूर ले लीजिएगा बेहतर तैयारी के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में इसको दे दिया है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल होता है। देखिए, मैंने आपको पाइसीकरण बहुत अच्छे से बताया हुआ है। पाइसीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं पाइसीकरण। तो यानी कि पहले आप समझिए कि इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण क्या है। देखिए, इमल्सिफिकेशन एक प्रक्रिया है। एक क्या है, प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है, आपको पता है कि हम जो वसा खाते हैं या लिपिड जिसको आप बोल सकते हैं, हम जो वसा खाते हैं, ये आपका अब जो भी चीज़ हम खा रहे हैं, मैंने आपको बताया है कि वसा क्या एक प्रकार का पोषक तत्व है। तो हम डेली क्या करते हैं, पोषक तत्व खाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट हो, सभी पोषक तत्व हम डेली खाते हैं ताकि हमें हमारे शरीर जो है समय के साथ वृद्धि विकास करे। तो अब हमने बताया आपको कि जो भी भोजन हम खा रहे हैं वो पचना भी चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो पचना भी चाहिए। तो हम जो वसा खा रहे हैं, वसा आपको किस में मिलेगा, तेल में मिल जाएगा, दूध में मिल जाएगा, घी में मिल जाएगा, इन सब चीज़ में आपको वसा मिल जाएगा। तो वसा, जैसे मान चले आपने तेल खाया या घी खाया, आपने क्या खाया, घी खाया, तो घी में कौन सा पोषक तत्व है, वसा पोषक तत्व है। तो वसा जो आपका है, ये इतना छोटा नहीं होता है कि हमारे शरीर की कोशिका इसे आसानी से पचा सके। अब आपको पता है कि हमारी कोशिका बहुत छोटी होती है और बिलियनों कोशिका हमारे शरीर में है। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में आपको बताया था। तो वसा को पचाने के लिए इसको पहले क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो वसा के बड़ी गोलियों को, यानी हम कह सकते हैं वसा के जटिल यानी कॉम्प्लेक्स जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वसा क्या होता है, छोटे नहीं होते, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसको हमारा कोशिका आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए कौन कार्य करता है, आपको पता है, इसको बोलते हैं पित्तरस। कौन कार्य करता है, पित्तरस, यानी कि बाइल जूस। बाइल जूस कौन निकालता है, तो ये लीवर साथियों क्या करता है, बाइल जूस। लीवर को हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। तो लीवर क्या करता है, पित्तरस यानी बाइल जूस का क्या करता है, सिक्रेशन करता है। यही बाइल जूस क्या करता है कि जो वसा के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, इसको क्या करते हैं, छोटे यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देते हैं, ताकि हमारे कोशिका उसको डाइजेशन में आसानी से उसको पचा सके, ऐसा समझिए, ठीक है ना। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि वसा के जटिल अणुओं को, वसा के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सरल अणुओं में तोड़ना, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है, पाइसीकरण कहलाता है। तो इमल्सिफिकेशन क्या है आप अच्छे से समझ गए होंगे, समझ गए ना। अब यहाँ देखते हैं प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में कौन सा वसा के पाइसीकरण में शामिल है। तो देखो भाई, अमाशय, क्या मैंने अमाशय का चर्चा किया,
बाइल जूस पित्तरस ही क्या करता है, वसा के बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ता है। तो अमाशय तो पित्तरस निकालता नहीं है। प्लीहा की बात करें, इसको स्पिलेंट कहते हैं, ये भी नहीं निकालता है। अच्छा अमाशय था, ये अमाशय नहीं निकालेगा, अग्नाशय भी नहीं निकालेगा। तो कौन मदद कर रहा है यहाँ पर, यकृत, लीवर। लीवर क्या कर रहा है, लीवर हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको कितना अच्छे से डिटेल में करा दिया, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है साथियों कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है। देखिए दंत क्षय का मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टूथ डिके। क्या बोलेंगे, टूथ डिके बोलेंगे, यानी कि दांतों का सड़न हो जाना। हमारे जो दांत है, टूथ जो है उसका क्या हो जाना, उनका जो परत है साथियों, जो आपको बताए थे कि हमारी जो दांत होती है, हमारी जो दांत होती है, मान लीजिए हमारे क्या दांत है, टीथ मान लेते हैं ना, ये दांत आपका है। तो इसके ऊपरी परत जो होती है ना, दांतों का सबसे ऊपरा परत जो है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं इनामिल। इनेमल, एनामिल, इंग्लिश में भी यही होता है। इंग्लिश में भी क्या होता है, इंग्लिश में भी आपका यही होता है। तो दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, आउटर लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनेमल बोलते हैं। और ये इनेमल जो है ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बनाता है। ये आपका हमारे शरीर की सबसे कठोर पदार्थ है। अगर मन से पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो आपका ये एनिमल ही है, जो दांत के ऊपरी वाले भाग में मौजूद होते हैं, समझ गए ना। तो हम बोलते हैं कि हमारे दांत जो है सड़ने लगे, उनका क्षय होने लगा, कलर आने लगे उस पर। इसका मतलब क्या है, आपके दांतों का क्षय होने लगा, मतलब ह्रास होने लगा, दांत आपके कमज़ोर पड़ने लगे। तो बेसिकली क्या कमज़ोर पड़ता है दंत क्षय में, वो आपके इनेमल ही क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ने लगते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होगा। भाई दंत क्षय होगा, इसका मतलब इनेमल की परत में कमजोरी आ रही है, मतलब इनेमल का परत जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, उसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, उसमें कमी आ रही है, समझ गए ना। तो यहाँ पर बोलेंगे कोमल दंतवल्क। क्या बोलेंगे साथियों, हम यहाँ पर आंसर बोलेंगे कोमल दंतवल्क। दंतवल्क जो है इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं, ध्यान रखना। इनेमल इसी को कहते हैं। और कभी कभी इनेमल आपको डायरेक्ट ऐसे ही दिखेगा, तो सारा चीज़ आप ध्यान रखें। तो भाई सीधी सी बात है, दांतों का क्षय हो रहा है तो आपका दंतवल्क यानी इनेमल जो है उसमें क्षय हो रहा है, वो आपका कमज़ोर पड़ रहा है, जो उसमें कठोरता है उसकी कठोरता कम हो रही है। तो इनेमल का क्षय होना ही क्या कहलाता है, दांत क्षय कहलाता है, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपका बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो मैंने क्वेश्चन इसमें लिए हैं सारे एकदम बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन इसमें लिए हैं, समझ गए ना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। देखिए मैंने आपको अच्छे से बताया है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीन हो गया आपका, 1 2 3 हो गया। और 2 कौन सा होता है, एक आपका होता है विटामिन, एक आपका क्या होता है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, एक आपका क्या होता है, विटामिन होता है, विटामिन होता है। एंड आपका क्या होता है, एक आपका होता है खनिज लवण यानी मिनरल्स बोल सकते हैं। एक आपका क्या होता है, मिनरल सॉल्ट हम बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। तो 5 आपके क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी कि पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं 5 को हम क्या करते हैं, डेली मात्रा में खाते हैं, ताकि हमारा शरीर जो है अकॉर्डिंग टू टाइम पूरा वृद्धि विकास कर सके, ग्रोथ कर सके, समझ गए ना। ये 5 हमें खाना पड़ता है बैलेंस के रूप में। तो कह रहा है कि ये जो 5 है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सब का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रश्न ऐसा है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पूरा पाचन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है, छोटी आंत में। अगर मैं बोलूँ कि पाचन स्टार्ट कहाँ होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कहाँ होता है, तब क्या आंसर आपका होना चाहिए, तब आपका आंसर होना चाहिए मुंह में। कहाँ होना चाहिए, मुंह में, यानी माउथ में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे, आप जब स्टार्च खाते हैं, स्टार्च आपको चावल में मिल जाएगा। सर स्टार्च क्या है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा छोटा सा रूप है, यानी कि कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक परिवार है। तो स्टार्च जब खाते हैं, स्टार्च मतलब चावल खाएं, चावल में स्टार्च है, जैसे ही चावल आप मुंह में लेंगे तो मुंह में साथियों होता है जीभ, जीभ में होता है लार, और लार में होता है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन एंजाइम, अब चूंकि लार में टाइलिन एंजाइम है,
अब भोजन को मुंह में ले ही रहे हैं तो लार में मिलेगा भोजन। तो जैसे ही लार में मिलता है, लार से जो टाइलिन एंजाइम निकलता है वो टाइलिन एंजाइम स्टार्च को किस में तोड़ देता है, माल्टोज में तोड़ देता है। तो हम यहाँ थोड़ा सा तो पचा ना भाई, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ा, यानी स्टार्च थोड़ा सा बड़ा रूप हो गया और स्टार्च के थोड़े से बड़े रूप को इनके थोड़े से छोटे रूप माल्टोज में तोड़ा गया, तो थोड़ा सा पचा ना यहाँ पर। तो इसलिए बोल रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुंह में यानी कि माउथ में स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो ये तोड़ता है आपका टाइलिन एंजाइम, ध्यान रखिएगा। समझ गए ना बात को। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि प्रोटीन का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, तो प्रोटीन का पाचन साथियों कहाँ होता है, स्टमक में होता है। कहाँ होता है, स्टमक में होता है, यानी कि अमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होगा, तो ये आपके अमाशय में होता है। सर कैसे, देखिए अमाशय में क्या होते हैं, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होते हैं पेप्सिन, इंग्लिश में लिखता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। अमाशय में क्या होता है साथियों, दो प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होते हैं आपके पेप्सिन एंजाइम और एक आपके होते हैं रेनिन एंजाइम, ठीक है ना। एक आपके होते हैं पेप्सिन एंजाइम, एक होते हैं रेनिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को किस में पेप्टाइड में तोड़ता है। रेनिन जो आपका है, जो दूध में जो साथियों आपका प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन। तो दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसी का पाचन करता है आपका रेनिन एंजाइम। समझ गए बात को ना। तो ये दोनों एंजाइम जो आपका है अमाशय में होता है और आपका ये प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, संपूर्ण पाचन नहीं करता है। जैसे पेप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ रहा है, समझ गए ना। तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ा, तो चूँकि प्रोटीन पूरा कब पचेगा, जब प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाएगा तब जाके प्रोटीन कहीं ना कहीं कंप्लीट डाइजेशन होगा। क्योंकि भाई सबसे छोटी इकाई जो है प्रोटीन की वो अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का अणु बनता है, समझ गए ना। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ग्लूकोज है। कार्बोहाइड्रेट को आप तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में ला दो, पच जाएगा, उसके बाद वो ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया होने के बाद, समझ गए ना। तो यही है। वसा का सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका वसीय एसिड है, वसीय अम्ल, समझ गए ना। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया, समझ गए ना। चलिए, अच्छा वसा का पाचन कहाँ स्टार्ट होता है, तो वो तो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में ही होता है। अगर आपको पूछे कि वसा का पाचन कहाँ से स्टार्ट होगा, छोटी आंत में, ख़त्म भी छोटी आंत में होता है। अच्छा सर ये नहीं बताएं जो क्या बोलते हैं विटामिन और मिनरल्स, इन सब का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा, इन सब का संपूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में ही होगा, समझ गए ना। क्योंकि विटामिन्स और मिनरल्स इतने छोटे सरल रूप में ऑलरेडी होते हैं कि इन्हें पचाने की अलग से कोई एंजाइम वगैरह की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। सो हमारे सेल जो है इजीली इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। देखिए आहार का मतलब क्या हो गया, भोजन। वसा जो है यहाँ छोटी आंत है, ठीक है ना, छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाते हैं। देखिए इसका रीज़न ये है, पहले पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है, क्या क्या है इसमें। क्योंकि अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा को पूरी तरह से नहीं पचा पाते हैं। बिल्कुल ये भी हम मान सकते हैं, लेकिन आगे और पढ़ते हैं। क्योंकि लाइपेज एंजाइम जो है वो भी आपका अमाशय से लाइपेज एंजाइम कुछ मात्रा में सीक्रेट होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अग्नाशय से पैंक्रियाज से सीक्रेट होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, ये आपका वसा को वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम, देखिए जलयुक्त कर्दम का मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम भोजन खा लिए तो भोजन आपका मुंह में लिए, मुंह से वो इसोफेगस ग्रास नली में गया, ग्रास नली से जाकर वो पेट में जाके चला गया। तो पेट में जाने से फिर हम क्या पिए, थोड़ा सा पानी भी पी लिए, तो पानी भी चला गया, तो पानी भी पेट में आ गया, तो पूरा पानी और भोजन मिल गया ना, उसी को बोल रहे हैं जलयुक्त कर्दम। कर्दम का मतलब यहाँ पर पूरा जो भोजन मिक्स हो गया ना, वो पूरा भोजन पानी जो मिक्स हो गया उसी को बोला जा रहा है जलयुक्त कर्दम। तो के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते, बिल्कुल सही बात है। कि जो वसा साथियों जो आपका पोषक तत्व है, ये आपका इस जो आपका भोजन है, भोजन में जो पानी मिला हुआ है उसके साथ वो अच्छे तरह से मिश्रित नहीं हो पाते हैं, जिस कारण वो छोटी आंत में क्या होते हैं, छोटी आंत में साथियों क्या होते हैं, बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं। कौन, आपका वसा। अब जब छोटी आंत में ये बड़ी गोलिकाएं बनाते हैं तो इसको बड़ी गोलिकाएं को छोटी गोलिकाएं में कौन तोड़ेगा, पित्रस। बताया मैंने, कौन तोड़ेगा, पित्रस। जब पित्रस इसको बड़ी गोलिका से छोटी गोलिका में तोड़ देगा
तब जाके लाइपेज एंजाइम अग्नाशय से आएगा, छोटी आंत में रस गिराएगा लाइपेज एंजाइम, और वो वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। समझ गए ना बात को, इस तरह से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, बाकी इधर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्योंकि वसा अमाशय में भोजन के मंथन के दौरान कार्बोहाइड्रेट नहीं, बिल्कुल बात नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं फंसेगा, क्योंकि प्रोटीन और वसा आपस में मिलकर कोलाइडल पदार्थ बनाते हैं, बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। तो ये भी नहीं होगा, जो आपका करेक्ट आंसर था मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य के मुख में केवल डैश कृंतक होते हैं। देखिए यहाँ पर वयस्क यानी कि एडल्ट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एडल्ट की बात हो रही है। मैंने आपको दंत सूत्र अच्छे से बताया। दंत सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? 2 1 2 3 बताया था कि नहीं बताया था? इसमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको अच्छे से बताया था। ये आपका वयस्क के लिए, एडल्ट के लिए है। ये करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 8 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब ये तो आपको याद हो गया। अब ये भी तो होना चाहिए कौन है। तो पहला आपका क्या होता है? कृंतक। पहला आप क्या होता है? कृंतक, ठीक है ना। दूसरा आपका क्या होता है? रदनक। दूसरा क्या होता है? मैं इधर लिख देता हूँ। दूसरा क्या होता है आपका? रदनक। तीसरा आपका क्या होता है? अग्रचवर्णक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अग्रचवर्णक। चौथा आपका क्या होता है? चवर्णक। तो ये आपके 4 जो हैं होते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? कृंतक कितने होते हैं, यानी कि कृंतक आपके कितने होते हैं मेरे भाई? ये आपके होते हैं 8 होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो इतना आपको क्लियर हो गया। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर आपको पूछ ले कि चाइल्ड में, बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों में टोटल, जिसको हम दूध वाले दांत भी बोलते हैं, टोटल 20 होते हैं। और जो एडल्ट है इसमें टोटल कितने? 32 दांत होते हैं। आप गिन सकते हैं, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। लेकिन बच्चों में 20 ही दांत होते हैं। 20 दांत कौन कौन से? अच्छा, इस बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है? ज़रा मैं इसको भी लिख देता हूँ। बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है? इसको भी मैं ज़रा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको भी मैं एक बार लिख देता हूँ, इधर मैं हटा देता हूँ। बच्चों का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना, या जो हमसे पढ़े हुए हैं, जिसके पास मेरा नोट्स है तो उसमें सारा चीज़ उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ। जो आपका चाइल्ड के लिए मैं लिख देता हूँ, चाइल्ड के लिए इसका सूत्र आपका क्या होता है मेरे भाई? इसका होता है आपका 2102। बस यही होगा, ध्यान रखना। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2 चौके 8, 1 गुने 4 4, 0 गुना 4 0, और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो बच्चों में साथियों आपका कृंतक जो है, कृंतक बच्चों में भी 8 होगा और बड़ों में भी 8 होगा। और आपका इसमें रदनक आपका बच्चों में भी 4, बड़ों में भी 4। देखिए 0 गुना 4 0। इसमें जो आपका जो साथियों अग्रचवर्णक है, देखिए अग्रचवर्णक जो है बच्चों में क्या होता है? 0 होता है। यही प्रश्न फंसाता है आपको, कि बोल देगा बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो अग्रचवर्णक नहीं पाया जाता। आप देख सकते हो 0 है, और चवर्णक इसमें कितना होगा? आपका 8 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना। बच्चों के लिए मैं लिख देता हूँ। चाइल्ड के लिए सूत्र क्या होगा? आपका होगा 21 0 2, सभी में 4 से गुना करना अल्टरनेट करके। और एडल्ट की बात करें, एडल्ट का सूत्र आपका क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा 21 23, और 4 से इसमें गुना कर देना। और ये ध्यान रखना, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों, जिसको विलाई कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य की छोटी आंत जो होती है उसमें क्या होते हैं? कुछ रसांकुर पाए जाते हैं, है ना, जो कि इस तरह से, जैसे ये आपका छोटी आंत हो गया, ये आपका क्या हो गया? छोटी आंत हो गया। ये छोटी आंत हो गया। इसमें क्या होते हैं? उंगली नुमा कुछ संरचना उभार पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। ये क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, यानी कि जो पोषक तत्व पच जाते हैं, पोषक तत्व को ये अवशोषण का कार्य करते हैं। ये आपके विलाई होते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मनुष्य की छोटी आंत में जो मौजूद विलाई होते हैं, अंकुर होते हैं, कि कुछ विशेषता दी गई है, उसके बारे में क्या सही है वो आपको बताना है, यानी कि इसके कार्य दिए गए। सिंपल सी बात है। तो पढ़ते हैं। ये बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा संरचना है। बिल्कुल सही, मैं कई बार बोल चुका हूँ इस बात को। अंगुलीनुमा संरचना होती है, फिंगर टाइप के, ना। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करते, बिल्कुल सही बात है कि ये क्या करते हैं? छोटी आंत में क्षेत्रफल सतह का भी निर्माण करेगी। तभी तो, जब तक क्षेत्रफल सतह का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण पाचन जो है छोटी आंत में ही हो रहा है, तो भाई सतह भी तो चाहिए छोटी आंत में। तो सतह का निर्माण आपका, सतह बनाने में हेल्प करता है आपका
ये आपका विली, समझ गए ना। तीसरा देखते हैं, इनमें भोजन के पारण के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं। सही बात है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको एक ऊतक पढ़ाया था, ध्यान है आपको। ऊतक कौन सा ऊतक, वो कौन सा ऊतक था, वो आपका था एपिथेलियम ऊतक, जिसको उपकला ऊतक भी कहते हैं। तो उपकला ऊतक का एक प्रकार मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, स्तंभाकार। किसको किसको याद है, मैंने आपको स्तंभाकार उपकला ऊतक पढ़ाया था। स्तंभाकार उपकला ऊतक कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। इसके ऊपर जो आपका है, इस तरह से आपका स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, समझ गए ना। ये जो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रसांकुर। ये क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं, अवशोषण का कार्य करते हैं। तो यही बेसिकली विलाई काम करता है। तो विलाई आपका एक तरह से यही है, स्तंभाकार। मैंने बताया भी था कि स्तंभाकार ऊतक आपका छोटी आंत में देखने को मिलेगा, जो विलाई होता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपके इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं भोजन के, ठीक है ना। भोजन के लिए इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ताकि अवशोषण आसानी से हो जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति। केशिकाएं, देखिए रक्त केशिकाएं, कोशिकाओं नहीं बोल रहा है, केशिकाएं बोलता है। केशिकाएं क्या होता है साथियों, एक प्रकार का रक्त वाहिका नली है। केशिकाएं आपका क्या है, इसको कैपिलरी बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। वो आपका क्या एक प्रकार का, आप समझिए कि एक प्रकार का रक्त बहने के लिए वो नली है, जिससे जहाँ से लसिका वाला वर्ड आपका उत्पन्न होता है, ठीक है ना। तो ये फोड़ तो बिल्कुल भी इसका कार्य नहीं है। तो कार्य इसका क्या क्या है, इसका 2 कार्य है, 3 कार्य, मतलब 1 2 3। 1 2 3 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 इसके क्या है, आपके जो विलाई हैं इसके कार्य हैं। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर हुआ ये आंसर, उम्मीद है क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके। अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए ये सब क्वेश्चन आपका हल्के में मत लो, इस क्वेश्चन को एकदम दमदार क्वेश्चन है ये, इसको हल्के में ना लो, ठीक है ना। डैश बड़ी वसा गोलिकाओं के आकार को संकुचित का मतलब वही हो गया, उसको पचका देगा, छोटा कर देगा, यही कहना चाह रहा है। ये वर्ड देखिए खाली चेंज कर दिया है। आकार को संकुचित करता है, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं इसे। देखिए इसका आंसर तो पित्त लवण होगा। मैं इसको पूरा भी एक्सप्लेन करता हूँ, चिंता ना करें। देखिए वसा गोलिकाएं बड़ी होती है, इसको तो हमें पचाना है। पचाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो वसा गोलिकाओं को, उसको हटा देते हैं अब। वसा गोलिकाओं को, बड़ी वसा गोलिकाओं को, इसको छोटी वसा गोलिकाओं में कौन तोड़ेगा, छोटी वसा गोलिकाओं में कौन तोड़ेगा, पित्त लवण तोड़ेगा, ठीक है ना। पित्तलन कहीं पित्त रस देगा, तो आप लोग नहीं घबराना, एक ही बात है, ठीक है ना। छोटी में तोड़ेगा। तो जैसे बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में जब तोड़ दिया जाता है पित्त लवण के द्वारा, तब क्या होता है कि जो लाइपेज एंजाइम होता है, उसको आसानी से वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है, ताकि वो पच जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझो बात को। ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत ईजी, मतलब डेफिनेशन में डायरेक्ट वो बोल रहा है कि कह रहा है कि कौन जो है बड़ा वसा गोलिकाओं को छोटा वसा गोलिकाओं में तोड़ देगा, जिससे एंजाइम के लिए काम आसान हो जाएगा और एंजाइम उस पर आसानी से कार्य कर सके। वही तो बोल रहा है ये, जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सके, मतलब अच्छे से एंजाइम उस पर काम कर सके। तो कौन सा एंजाइम की बात कर रहा है, लाइपेज एंजाइम का। जब वसा गोलिकाओं को तोड़ दिया जाएगा छोटे वसा गोलिकाओं में, तब उसका काम आसान हो जाएगा, एंजाइम का छोटा और हो गया, तब एंजाइम उस पर काम करके, कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, जो कि अग्नाशय से आएगा, ये आपका काम करके उसको और आसानी से पचा सकता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो यहाँ कौन पूछ रहा है, पित्त लवण के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। यही क्या करेगा, बड़े वसिका गोलिकाओं को छोटे वसा गोलिकाओं में तोड़ देगा, ताकि एंजाइम आसानी से कार्य कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जठर रस में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। देखिए पीएच पेपर का मतलब क्या है साथियों, एक प्रकार का ये जो होता है पीएच पेपर साथियों होता है, ये एक प्रकार क्या है, ये आपका सूचक है। एक तरह से सूचक का मतलब हो गया कि ये जो है, सूचक नहीं कह सकते इसको, पीएच पेपर का मतलब हो गया कि ये बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि अम्लीयता को बताएगा। ये अम्लीयता और क्षारीयता को बताएगी, कौन सा जो आपका लिक्विड है वो एसिड है कि आपका
कि आपका एसिड है या वो क्या है, बेस है। इस तरह से पीएच पेपर आपका बताता है कि मान चलिए किसी का पीएच जो है 1 है तो वो ज़्यादा एसिडिक होगा, 2 है तो थोड़ा कम एसिडिक होगा। इसको केमिस्ट्री में अपना पढ़ लेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है जब हम हैं तो, ठीक है ना। तो पीएच पेपर का यूज बेसिकली करते हैं ज़्यादा अम्लीयता को जांचने के लिए, ज़्यादा क्षारीयता को जांचने के लिए, ठीक है ना, पढ़ेंगे इसको बाद में। पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसका फुल फॉर्म होता है। तो जठर रस जो साथियों है आपका, जठर रस में डुबोने पर, अच्छा जठर रस कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है, ये कहाँ होगा, जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। और जठर ग्रंथि होता कहाँ है, तो सर ये अमाशय में होगा, यानी पेट में होगा। जठर ग्रंथि कहाँ होगा, तो ये आपका अमाशय में होगा। तो जठर रस में अगर पीएच पेपर को साथियों डुबाएंगे, पीएच पेपर को डुबाएंगे तो वो कैसा होगा, वो साथियों आपका लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो आपका लाल हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। अब लाल हो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए पीएच पेपर का कुछ ना कुछ कलर जो होता है वो बताता है कि वो ज़्यादा एसिडिक है, वो ज़्यादा बेसिक है। पीएच पेपर में कलर होता है, मैं बता दूंगा, केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे बता दूंगा, निश्चित रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम निश्चित रहिए। तो पीएच पेपर में अगर लाल कलर आता है, इसका मतलब है कि ज़्यादा एसिडिक है, मतलब अम्लीयता उसकी ज़्यादा पावरफुल एसिड है। तो जठर रस का सर इसका मतलब पीएच जो है 1 से 2 के बीच में होगा, बिल्कुल। इसका पीएच मान जो है 1.2 होगा, ध्यान रखिए कितना होगा, 1.2 इसका क्या होता है, पीएच मान होता है जठर रस का। तो जठर रस में पीएच को डुबा देने पर वो लाल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस वो ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि जब जठर रस में पीएच पेपर को डाला जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है, पीएच पेपर का कलर लाल है, इसका मतलब क्या है, जठर रस अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है, ऐसे भी घुमा के दे सकता है वो, तो क्या है, लेकिन वो जठर रस क्या आपका अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का। अगर पीएच मान बिलो 7 है तो एसिडिक होगा, अबव 7 है तो बेसिक नेचर का होगा, इक्वल टू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ज़्यादा चिंता ना करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि दंत क्षय जो है किस स्तर पर शुरू हो जाता है, वही क्वेश्चन आ गया आपका कि जो आपका टूथ डिके है वो किस स्तर पर शुरू हो जाता है, यानी कि पीएच वैल्यू का यहाँ पर एक तरह समझिए कि बात बोल रहा है कि कितना पीएच मान दांत का हो जाएगा कि दांत का क्षय होने लगेगा। अभी जस्ट बताया ना, टूथ डिके का मतलब क्या हुआ कि जो आपका एनिमल है, दांतों के ऊपरी पर जो एनिमल है उसमें कमजोरी आना, वो कोमल हो जाएगा, एकदम समझिए कि नॉर्मल हो जाएगा। तो मेरे भाई जब आपके दांतों का स्तर जो है 5.5 से कम पीएच पर हो जाएगा ना, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जब आपके दांतों का पीएच मान साथियों 5.5 से कम हो जाएगा तो समझिए आपका दंत क्षय होने लगेगा। मैंने उस समय ये नहीं बताया था, तो अभी क्वेश्चन ही डायरेक्ट ये आ गया, तो सुन लो। जब दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो आपका जो है समझिए कि चूँकि जितना पीएच वैल्यू कम होगा, मैंने क्या बोला कि 7 से नीचे पीएच वैल्यू जो भी होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, अम्लीय प्रकृति का। 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक नेचर का, यानी कि क्षारीय प्रकृति का। पक्का 7 पीएच वैल्यू है तो उदासीन होगा। तो 7 से जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा। तो देख लो ना, 5.5 से कम मतलब और अम्लीय हो गया, 5.5 से कम मतलब और अम्लीय प्रकृति का हो गया। इसका मतलब क्या, दांत में आपका जो एसिड आ गया, दांत में आपका क्या आ गया, अम्ल वाला गुण आ गया। तो भाई दांत में अगर अम्ल वाला गुण आएगा, दांत में अम्ल वाला गुण आएगा, दांत में क्या होता है, दांत में एनिमल होता है, एनिमल किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, तो वो रिएक्शन करेगा तो खराब करेगा ही करेगा दांत को। समझ रहे हैं ना बात को। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि दंत क्षय किस पीएच पर शुरू हो जाएगा, जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम पीएच पर हो जाता है तो दांत क्षय आपका टूथ डिके होने लगेगा, दांत सड़न होने लगेगा। समझ गए। अच्छा सर, दांतों में एसिडिक मतलब दांत आखिर क्यों, एनिमल क्यों खराब हो जाता है, दांत में एसिडिक कैसे आ गया। देखिए होता क्या है, जब आप भोजन साथियों खाते हैं तो भोजन के कुछ छोटे छोटे कण आपके दांतों में फंस जाते हैं। तो वहाँ पर बैक्टीरिया क्या करते हैं साथियों, उसको उस पर क्रिया करके एसिड बना देते हैं उसको, जो छोटे छोटे कण आपके मौजूद हुए हैं। तो इससे बचने के लिए क्या करना है, दांत को अच्छे से धोना है। दांत को अच्छे से धोने से आपका दांत में एसिडिक नहीं होगा। जब एसिडिक दांत में नहीं होगा तो आपका दांत क्षय नहीं होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए ना बात को। क्योंकि दांत में एसिडिक अगर उत्पन्न हो रहा है उसको आप बेसिक नेचर देकर, यानी जब ब्रश करेंगे तो उसमें ब्रश में क्या होगा, ब्रश में आप कोलगेट दीजिएगा, कोलगेट आपका क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है।
तो एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बनता है, आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें कि अम्ल और क्षार दोनों अपना गुण नष्ट कर देते हैं। तो ना ही दांत में अम्ल का गुण बचेगा, ना ही क्षार का गुण बचेगा, तो दांत हमारा एनिमल खराब ही नहीं होगा। समझ गए ना बात को? इसीलिए कहा जाता है कि दांत अच्छे से साफ करना चाहिए। चलिए ठीक, क्लियर आपका हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है? देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन आरआरबी ने ग्रुप डी वाले एग्जाम में पूछा है, और मैं इसको कराऊंगा। ऐसे सब क्वेश्चन करने से आपके पास हिम्मत आएगी, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। लड्डू वाले क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। कह रहा है कि पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा प्रक्रिया हो रहा है जो कि गंदगी पर जो साबुन काम करता है ना, उस प्रक्रिया को पाइसीकरण बोलते हैं। मतलब गंदगी पर जो साबुन कार्य कर रहा है वो भी पाइसीकरण ही होता है, तो उसके जैसा बिल्कुल समान है जो कि हमारे पाचन तंत्र में हो रहा है। प्रश्न आपका ये है, तो प्रश्न आप समझे क्या? मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। प्रश्न कह रहा है कि पाचन तंत्र में ऐसा कौन सा प्रक्रिया हो रहा है जो कि साबुन के पाइसीकरण के बिल्कुल समान है। साबुन का पाइसीकरण का मतलब सर क्या हुआ, पहले तो यही बता दो। साबुन का पाइसीकरण का मतलब हो गया कि साबुन क्या करेगा। अब साबुन मैं नहाने वाला की नहीं बात कर रहा, आप समझो यहाँ कि कपड़ा धोने वाले का बात कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? कपड़े धोने वाले का बात कर रहा हूँ। नहाने वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा समझ आएगा आपको ज़्यादा, क्योंकि जब हम नहाते हैं साबुन तो वो भी क्या करता है, हमारे शरीर से मैल निकालता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा कपड़ा धोने वाला जो साबुन रहेगा उससे समझते हैं। देखिए कपड़ा धोने वाला जो आपका साबुन है, ये मान लेते हैं सोप है कपड़ा धोने वाला। कपड़ा धोने वाला साबुन क्या करेगा, ये जैसे ही हम कपड़े पर लगाते हैं, जैसे ही कपड़े पर लगाते हैं तो क्या करेगा, कपड़े में जितना मैल होगा सारा मैल को क्या करेगा, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। ये मतलब समझिए कि इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में ये तोड़ देगा। इसको बोलेंगे मिसेल संरचना। क्या बोलेंगे? मिसेल संरचना। क्या बोलेंगे? मिसेल संरचना बोलेंगे। तो साबुन को जैसे गंदगी पर यानी कि कपड़े पर रगड़ेंगे, घिसेंगे, तो कपड़े में जो भी गंदगी है, बहुत सारे गंदगी जमा हुए हैं, वो सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से बिखर जाएंगे, एक मिसेल संरचना बना लेंगे। ये जो संरचना बनाएंगे ना, ये छोटे छोटे टुकड़े मैल के, इस संरचना को मिसेल कहते हैं। अब ये जो मिसेल बना लेंगे आपका संरचना, ये कौन बनाया? साबुन ही बनाया। साबुन जैसे कपड़े पर रगड़े तो जो भी मैल था इसमें कपड़े में, वो मैल क्या था, थोड़ा सा बड़ा बड़ा था। मैल क्या था? मैल का जो अणु था, कण था, वो बड़ा बड़ा था। साबुन के रगड़ने से वो जो बड़ा बड़ा मैल का गंदगी का अणु था वो छोटे छोटे कण में टूट गए, गंदगी छोटे छोटे गंदगी में टूट गए। अब ये छोटे छोटे गंदगी में टूट गए, इससे आसानी पता है क्या होगी? इससे आसानी हो गया पानी को। अब पानी क्या करेगा, इस छोटे छोटे कण को क्या करेगा, आसानी से निकाल देगा। निकालेगा कि नहीं निकालेगा? बिल्कुल निकाल लेगा। तो मेरे भाई सेम प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र में ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? आपको पता है कि पित्त रस जो आपका है मेरे भाई, पित्त रस जो आपका है, पित्त रस क्या करता है? पित्त रस क्या करता है? वसा के बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ता है। उसके बाद जब पित्त रस में क्या होता है? पित्त लवण होता है। जब पित्त रस या पित्त लवण बोल दो तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। जब पित्त रस वसा के बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ता है तो फिर उसके बाद एंजाइम के लिए कार्य क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो एंजाइम क्या करता है? उसको आसानी से पचा लेगा। समझ गए ना। तो वही प्रोसेस तो यहाँ भी हुआ ना। साबुन क्या किया कि बड़ा बड़ा मैल था उसको छोटे छोटे मैल के कणों में तोड़ दिया, फिर पानी उसको आसानी से साफ कर दिया। तो वही तो यहाँ पर भी हो रहा है ना। तो पित्तरस क्या करता है? वसा के बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो लाइपेज एंजाइम होता है उसको क्या करता है? इजीली पूरा तोड़ देता है एकदम छोटे छोटे पार्टों में, जिससे डाइजेस्ट आसानी से हो जाए। तो वही बात है। तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं घुमाना है, सीधा दिख रहा है कि पित्त लवणों द्वारा बड़ा वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ये आपका सेम प्रोसेस होता है आपका गंदगी पर जो साबुन का पाइसीकरण होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लार इमाइलेज के पाचन। लार जो है यानी कि जो आपका लार इमाइलेज जो एंजाइम है, ये डैश के पाचन में मदद करता है। देखिए लार इमाइलेज, इसको साथियों टाइलिन भी बोलते हैं। अभी जस्ट कुछ देर पहले मैंने बोला था कि लार इमाइलेज को क्या बोलते हैं? टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं, सलेवरी एमाइलेज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये आपका कहाँ होता है? कहाँ होता है? लार में होता है। और कहाँ होता है? तो ये साथियों किसके पाचन में मदद करेगा? तो मैंने बोल दिया है, स्टार्च को ये किस में तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है
माल्टोज, मैंने इसको अच्छे से बता दिया, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शर्करा अणु में विघटित कर देता है। तो अभी जस्ट बताए हैं क्या हो जाएगा, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, ये क्या हो जाएगा इसका, लार एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च के जटिल अणु को क्या करेगा, सरल शर्करा अणु। देखिए शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, कन्फ्यूज नहीं होना है, शर्करा मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे ग्लूकोज है तो उसको सरल शर्करा बोल देंगे, जैसे आपका सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम जटिल शर्करा बोल देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट को भाई एक कॉमन नेम शर्करा दिया जाता है, समझ गए ना। माल्टोज है उसको शर्करा बोल देंगे, लेकिन चूंकि छोटा रूप है वो तो सरल शर्करा बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है। तो मैंने भाई बहुत अच्छे से बता दिया है कि कौन सा होता है आपका, ये मनुष्य के अमाशय में ये आपका होता है HCl अम्ल होता है। कौन सा होता है, HCl अम्ल होता है। अच्छा, क्या आप हमें ये बताएंगे कि HCl जो अम्ल है इसका क्या कार्य होता है। सर ये पाचन में मदद करता है, सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा, पाचन में मदद करेगा। जो हम भोजन खाते हैं, मान चलिए कि पहले नंबर बात तो चूँकि ये अम्ल है, तो ये भोजन को क्या करेगा, अम्लीय करेगा। भोजन को क्या करेगा, अम्लीय, थोड़ा अम्लीय करने से क्या होगा, भोजन थोड़ा छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, समझ गए ना। और ये क्या करेगा, और ये करेगा आपका कि मान चलिए भोजन के साथ कुछ आपने बैक्टीरिया वगैरह आपके भोजन में आ गया तो उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो हमारे लिए फ़ायदा है ना, मतलब कुछ बैक्टीरिया वगैरह आपके भोजन में गलती से आ गया और उसको आपने अंदर ले लिया पेट के अंदर, तो अगर वो बैक्टीरिया को कोई नहीं मारेगा तो वो आपको हानि पहुँचाएगा। तो HCl क्या करता है, उसको चुन चुन के मारता है ताकि हमको हानि ना पहुँचे। तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, समझ गए ना बात को। तो यही पूछ रहा था कि आपका जो है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl आपका होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छोटी आंत की आंतरिक परत में कई उंगलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें कहा जाता है साथियों विलाई कहा जाता है। मैंने इसका पूरा क्या कार्य है, मैंने इसका कार्य भी आपको बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखते हैं, उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो ये बदलता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ में होता है, ये आपके अमाशय से इसका सीक्रेशन होता है, ठीक है ना। थोड़ा अन्य जो एंजाइम उसका भी देख लेते हैं। जाइमेज एंजाइम का क्या कार्य होता है, ये साथियों आपका जाइमेज एंजाइम जो है ये आपका जो है शर्करा को किस में बदलता है, ये शर्करा को आपका जो है इथेनॉल में बदलता है। शर्करा को इथेनॉल प्लस CO2 में बदलता है, कौन आपका जाइमेज एंजाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि किण्वन प्रक्रिया में ये मदद करता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो जाइमेज एंजाइम शर्करा को किसमें बदलता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, जहाँ इथेनॉल बन रहा है तो आपका किण्वन प्रोसेस वो होगा, समझ गए ना बात को। अच्छा लैक्टेज एंजाइम का काम देख लेते हैं। चूँकि इसका नाम में लैक्टेज है तो दूध जो मीठा होता है, क्यों दूध जो मीठा होता है उसका कारण है लैक्टोज। दूध में कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये लैक्टेज ये एंजाइम है, ये आपका क्या है, एंजाइम है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ये आपका एंजाइम है लैक्टेज, ये आपका क्या एंजाइम है, लैक्टेज, ठीक है ना। ये आपका लैक्टेज एंजाइम है और यहाँ लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है। तो लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को किस में तोड़ता है, तो ये आपका तोड़ देगा ग्लूकोज। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ ग्लूकोज, चलो पूरा लिख देता हूँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। कौन आपका यानी कि लैक्टेज एंजाइम जो है दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज एंजाइम को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। इस बात को ध्यान रखना, समझ गए ना। अच्छा इन्वर्टेज एंजाइम देख लेते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है साथियों, ये आपका क्या करता है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज भी क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो ये आपका जो है मैं किधर लिखूँ, इधर लिखता हूँ। जो आपका इन्वर्टेज एंजाइम इधर लिखता हूँ ना, इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, सुक्रोज को, किसको, सुक्रोज को ये तोड़ता है। सुक्रोज को साथियों में तोड़ता है ग्लूकोज, ये तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। और आपको पता है कि फ्रक्टोज के कारण ही क्या लगता है, फल आपका मीठा लगता है। तो सभी का काम हमने आपको बता दिया। इन्वर्टेज एंजाइम का क्या काम है, तो ये तोड़ देगा सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में।
लैक्टेज एंजाइम का क्या काम है, दूध में जो लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है उसको ये गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ेगा। जाइमेज एंजाइम का क्या काम है, किण्वन प्रोसेस में मदद करता है, यानी कि शर्करा को इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा। और पेप्सिन एंजाइम का काम प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसको ऊपर कर देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हमारी जिह्वा पर जो है, यानी कि जीभ की बात कर रहे हैं, टंग, TONGU, टंग पर जो है कौन सा अभिक्रिया रिसेप्टर स्थित होता है। देखो, हम जीभ का उपयोग क्या करते हैं, किसके लिए करते हैं, टेस्ट के लिए। क्या करते हैं, कोई भी चीज़ खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है, मीठा है, कैसे ये पता लगा सकते हैं जीभ पर। क्योंकि जीभ पर क्या होता है, रस संवेदी होते हैं। रस संवेदी मतलब क्या हो गया कि इससे हमें पता चल जाता है कि कोई मीठा, कड़वा ये सब कैसे है, ये हमें पता चल जाता है। ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना। सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट के अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। देखिए, पेट में HCl पाया जाता है। HCl इज अ हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl क्या होता है, हाईली एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये किसी भी व्यक्ति को जला सकता है, सुने हैं ना, तेजाब वगैरह यही होता है। ठीक है ना, तो आखिर हमारे पेट में होता है तो हमारा पेट का परत क्यों नहीं बर्न होता है, जलता क्यों नहीं, क्योंकि साथियों हमारे पेट में साथियों क्या होता है, हमारे पेट में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हमारे पेट में कुछ जो है परतें पाई जाती हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, बलगम बोलेंगे। ये बलगम जो है, ये बलगम साथियों है, ये क्या करती है आपका, जिसको हम म्यूकस बोलेंगे। म्यूकस क्या करती है साथियों, म्यूकस आपका हमें HCl से बचाने में क्या करती है, मदद करती है। यानी समझिए कि HCl को सेपरेट करके रखती है म्यूकस, उसको बचाती है। समझ गए ना ध्यान से। तो म्यूकस को यहाँ पर बलगम बोला जा रहा है। म्यूकस को क्या बोला जा रहा है, बलगम बोला जा रहा है। समझ गए ना। चलिए, इतना तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। वाह, क्या क्वेश्चन है। लोग तो ऐसे ही कन्फ्यूज हो जाए, हवाई पढ़ने वाले तो ऐसे कन्फ्यूज है। देखिए, छोटी आंत सबसे छोटी होती है। मैं आपको ध्यान देता हूँ कि छोटी आंत में क्या होता है सर, संपूर्ण डाइजेशन होता है। छोटी आंत में क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, भोजन का संपूर्ण पाचन वहीं होता है छोटी आंत में। ठीक है ना। अब देखिए, हम थोड़ा देख लेते हैं। गाय की बात करें, शेर है, खरगोश है, बकरी है। देखिए, यहाँ पर जो गाय आपका है, शेर आपका है, बकरी आपका, खरगोश आपका है, इसका जो आपका क्या कहा जा रहा है कि सबसे छोटी होती है, यानी कि छोटी आंत सबसे छोटी होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे भाई कि हम लोग जो जंतु हैं मेरे भाई, हम लोग जो जंतु हैं, जंतुओं में भी कुछ कैटेगरी है। जैसे हम लोग तो मनुष्य हो गए, हम लोग क्या हो गए, मनुष्य हो गए। से जो मनुष्य होता है वो क्या होता है, सर्वाहारी होता है। मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी, मतलब वो जंतु से प्राप्त भोजन भी खाता है और पौधों से प्राप्त भोजन भी खाता है, तो वो सर्वाहारी हो गया। शेर आपका क्या होता है, शेर आपका मांसाहारी होता है, सिर्फ मांस ही खाएगा। गाय आपका, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा शाकाहारी। खरगोश शाकाहारी। बकरी भी शाकाहारी ही रखो, लेकिन बकरी भी कभी कभी खा लेती है, लेकिन शाकाहारी ही रखो। ठीक है ना। देखो, गाय, खरगोश, बकरी जो है, क्या ये तीनों घास खाएगी, ग्रास खाएगी, बिल्कुल खाएगी। शेर घास खाएगा क्या, शेर घास नहीं खाएगा। तो ये तीनों घास खा रहा है, लेकिन शेर घास नहीं खा रहा है। तो भाई घास क्यों नहीं शेर खा रहा है, भाई शेर भी तो जानवर है, गाय जैसे जानवर है, गाय के भी 4 पैर है, शेर के भी 4 पैर है। गाय घास खा रहा है, खरगोश भी घास खा रहा है, बकरी भी घास खा रहा है, तो शेर क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि मेरे भाई शेर का जो, अब चूंकि घास जो खा रहा है वो पचा पा रहा है, इसीलिए वो खा रहा है। शेर घास नहीं खा रहा, हम लोग घास नहीं खा रहे, मतलब पचा नहीं पा रहे हम लोग घास, इसलिए नहीं खा रहे। सिंपल सी बात है मेरे भाई। घास जो खाता है ना, घास में होता है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। कौन सा होता है, सेल्यूलोज नामक घास में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसे पचाना बहुत ही मुश्किल है। सेल्यूलोज को पचाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है। लेकिन जो गाय, खरगोश, बकरी है, इसकी जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत बड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, और सेल्यूलोज को पचाने में सक्षम है, इसलिए इसकी बड़ी आंत होती है।
और शेर जो है, और शेर हो गया, हम लोग होगा, हम लोग घास को नहीं पचा सकते हैं क्योंकि घास में सेलुलोज होता है, सेलुलोज को हम लोग पचा ही नहीं सकते, इसलिए छोटी आंत है। मतलब हम लोग का आंत छोटा है इसलिए सेलुलोज को नहीं पचा सकते। तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर। शेर जो है इसका छोटी आंत सबसे छोटा है, क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। सेलुलोज को अगर ये पचा सकता है मतलब इसका छोटी आंत बड़ा होता है, लेकिन छोटी आंत इसकी छोटी है, मतलब सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। समझ गए ना बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से यानी निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? देखिए, आहार नाल का मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल इसको बोलते हैं। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या हो गया कि भोजन हमारे शरीर में जहाँ जहाँ से गुजरती है उसे आहार नाल कहते हैं। कहाँ कहाँ से? पहले आपका माउथ से, फिर आपका हो गया ईसोफेगस, फिर आपका क्या हो गया? ईसोफेगस हो गया, फिर आपका क्या होगा? अस्टमक हो गया, फिर आपका क्या हो गया? अस्टमक हो गया। उसके बाद साथियों आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर आपका एनस गुदाद्वार होगा। यहाँ यहाँ से भोजन गुजरती है, तो यही सब आपका क्या? आहार नाल है। तो कह रहा है कि अम्लीय आहार को क्षारीय आहार में कौन बदलता है? तो ये पित्रस बदलता है। कौन बदलता है? पित्रस। पित्रस में क्या होता है? पित्त लवण। तो इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। पाचन के संदर्भ में क्या करें? गलत कथन को पहचानें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले लेकिन पाचन के बाद होता है। मैं सीधा इसका ये लिख देता हूँ, इसका प्रोसेस पूछ रहा है। सबसे पहले साथियों क्या होता है पाचन संदर्भ में? पहले क्या होगा? अंतःग्रहण। पहले क्या होगा? अंतःग्रहण होगा, ठीक है ना। उसके बाद जब अंतःग्रहण मतलब भोजन को अंदर ले ली, अब वो क्या होगा? पचेगा। तो उसके बाद क्या होगा? पाचन होगा। जब भोजन पच जाएगा तो उसमें पोषक तत्व जो है उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। समझ गए ना? उसका क्या होगा? अवशोषण होगा। जब पोषक तत्व का अवशोषण भी हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या करेगा? वृद्धि विकास करेगा, यानी कि स्वांगीकरण। यानी कि क्या होगा? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में क्या होगा? वृद्धि विकास होता है। उसके बाद जो बचा खचा बेकार पदार्थ होगा उसका क्या होगा? उत्सर्जन हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? उत्सर्जन हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर रहा है? गलत कथन को पहचान। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले, अवशोषण जो है स्वांगीकरण से पहले, ठीक है, लेकिन पाचन के बाद होता है। लेकिन पाचन के बाद, बिल्कुल ये तो सही है। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले नहीं भाई, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले कैसे हो जाएगा? ये गलत हो गया। और देख लेते हैं पाचन निष्कासन। पाचन जो है निष्कासन से पहले, पाचन जो निष्कासन, देखिए निष्कासन को यहाँ पर क्या बोल देंगे? उत्सर्जन बोल देंगे, ठीक है ना। लेकिन अंतःग्रहण के बाद होता है, लेकिन अंतःग्रहण के बाद होता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ये देखते हैं स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतःग्रहण से पहले होते हैं। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतःग्रहण से पहले होते हैं। गलत बात है, हैं? गलत हो गया ना ये। स्वांगीकरण और अंतःग्रहण, एक मिनट, स्वांगीकरण और अवशोषण, स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतःग्रहण से पहले होते हैं। नहीं मेरे भाई, ये दोनों तो बाद होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो। एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा है, ये देखता हूँ। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले, सॉरी, स्वांगीकरण जो अंतःग्रहण के बाद होता है लेकिन अवशोषण के बाद होता है। स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले, स्वांगीकरण अंतःग्रहण से पहले, पहले तो नहीं हो रहा, पहले आपका क्या हो रहा है? अंतःग्रहण हो रहा है। तो ये तो गलत हो गया ना। इसमें यही तो पूछ रहा है गलत कथन को पहचान है, और यहाँ पर दो गलत दिखा रहा है हमें। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतःग्रहण से पहले होते हैं। स्वांगीकरण और अवशोषण दोनों अंतःग्रहण से पहले होते हैं। ये भी गलत दिख रहा है। दो इसमें गलत दिख रहा है, इसमें दो गलत दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड डी दोनों होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों होना चाहिए ना, एक बार इसे आप देख लेना, बी और डी इसका दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख सकते हैं कि पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाता है। देखिए पाचन के बाद जो प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई पूछा जा रहा है। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है? अमीनो अम्ल, मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है ना, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज का जो ग्लूकोज। स्टार्च तो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। वसा का सबसे छोटा रूप वसी अम्ल, ठीक है ना। मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता? अभी जस्ट हम बोले हैं किसे नहीं पचा सकता है? ग्लूकोज नहीं पचा सकता, क्योंकि ग्लूकोज कह रहा हूँ, सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत बड़ा होना चाहिए, जो कि सिर्फ गाय, घोड़ा, घास, खरगोश पचा सकता है। हम लोग नहीं पचा सकते क्योंकि हम लोग का छोटी आंत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना।
डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। डैश को पचाने से हम क्वेश्चन अभी जस्ट आ गया, देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है, डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। लंबी यानी कि छोटी आंत जो है लंबी चाहिए। तो भाई सेलुलोज को पचाने के लिए ही तो छोटी आंत लंबी चाहिए। किसको? शाकाहारी को। जैसे खरगोश हो गया, घोड़ा हो गया, गाय हो गया, ये शाकाहारी जीव है, तो इसको सेलुलोज को अगर पचाना है तो छोटी आंत लंबी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। कह रहा है कि लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न ये। कह रहा है कि लैक्टोज जो है असहिष्णुता क्या होती है। देखिए इसके नामे में एक वर्ड लगा है, इसके नामे में एक वर्ड लगा मेरे भाई, असहिष्णुता। क्या लगा? असहिष्णुता। असहिष्णुता का मतलब ये तो नेगेटिव वर्ड है। ये क्या है साथियों? नेगेटिव वर्ड है। मैं इसको देखकर ही पता चलता है कि नेगेटिव। असहिष्णुता, सहिष्णुता रहता तो पॉजिटिव वर्ड होता, इसमें आ लग गया है तो नेगेटिव है, यानी कि नहीं वाला बात। यानी कि लैक्टोज को यहाँ पर, लैक्टोज को पचाने के संबंध में यहाँ पर जो है कुछ नहीं, कुछ गलत बोला जा रहा है, मतलब नेगेटिव बोला जा रहा है। समझ गए ना? तो इसको पढ़ते हैं। देखिए थोड़ा इसको स्टेटमेंट को, ऑप्शन को पढ़ते हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ छोटी आंत ग्लूटेन को तोड़ने में असमर्थ होती है। नहीं, ग्लूटेन की बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। लैक्टोज, लैक्टोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो कि कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो दूध से संबंधित बातें होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज आ गया, फ्रक्टोज से हमें कोई मतलब नहीं है, बात यहाँ लैक्टोज की हो रही है, ठीक है ना। इसके लक्षणों में ग्लूटेज, फिर ग्लूटेन से कोई मतलब नहीं है, बात यहाँ लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट की हो रही है। इस तरह से आपको फंसाया जाएगा। एक ऐसी स्थिति जिसमें छोटी आंतें दुग्ध उत्पादों में पाई जाने वाले शर्करा को तोड़ने में असमर्थ, ये इसका करेक्ट आंसर है भाई। लैक्टोज, देखो इसके नाम में ही लगा मेरे भाई, लैक्टोज असहिष्णुता, मतलब कि लैक्टोज को पचाने में असमर्थ हो जा रहा है। लैक्टोज को पचाने में जो लैक्टोज एंजाइम है, लैक्टोज को पचाएगा आपका, अभी जस्ट मैंने बताया था लैक्टेज एंजाइम, अभी जस्ट मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि लैक्टेज एंजाइम जो है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को किस में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अभी जस्ट मैंने बताया था ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। यानी कि लैक्टेज एंजाइम जो है लैक्टोज को पचाने में असमर्थ है छोटी आंत में, इसलिए बोल रहे हैं लैक्टोज असहिष्णुता। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, मनुष्य में भोजन के पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और डैश में पूर्ण होती है। तो काफ़ी इजी है। कहाँ शुरू होगी? मुंह में शुरू होगी, और मुंह में शुरू होगी, खत्म कहाँ होगी? छोटी आंत में। यानी पूर्ण कारण है तो छोटी, इसका मुंह में शुरू होगी, छोटी आंत में खत्म होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड, ये तो जानते ही आप है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? सही कथन नहीं है। देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है। यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है, गलत बात। मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत जो है, छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। ये मैं पूरा आपको बना ही देता हूँ, मैं पूरा आपको क्या करता हूँ, बना ही देता हूँ, ठीक है ना। ये हम बना दिए ग्रास नली। ये ग्रास नली आपका हो गया, और ग्रास नली से एक पाइप निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और छोटी आंत से इधर संबंधित क्या होती है आपका, सॉरी ये आपका अमाशय हो गया, ये आपका क्या हो गया? अमाशय, ठीक है ना, पेट। फिर इधर आपका छोटी आंत आएगा। फिर मैं इधर एक और बना देता हूँ आपका बड़ी आंत। ये फिर मैं ये जो बना दिया पाइप, ये आपका क्या हो गया? ये आपका बड़ी आंत मैंने बना, ये पूरी मैंने संरचना बना दी। तो समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यकृत, देखिए भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होगा? छोटी आंत में होगा। तो छोटी, यहाँ पर क्या साथियों, यहाँ पर होता है लीवर, यहाँ पर क्या होता है? लीवर होता है। और इधर आपका होता है अग्नाशय, एकदम लीफ पत्ते जैसा होता है। तो लीवर जो साथियों है पित्तरस किस में गिराता है? छोटी आंत में गिराता है। और अग्नाशय रस किस में गिराएगा? छोटी आंत में गिराएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि यकृत और अग्नाशय का स्राव अमाशय में जाता है। तो अच्छा ये क्या कर रहा है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम आंसर तो हमारा ये हो जाएगा, यही तो सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही नहीं है, और पूछ भी वही रहा है, तो ऑप्शन ए ही सही नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। और आगे पढ़ लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और सेलेस्मा मुक्त करती। बिल्कुल सही बात है, मैंने अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लियर किया है आपको। सेलेस्मा अमाशय की अंदरूनी परत को HCl से बचाती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम निर्माण करता है। बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बी, सी, डी ऑप्शन सही है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो गलत आपका ऑप्शन ए है। तो हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा, करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है
एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती है? स्वाद कलिका का मतलब क्या होगा? टेस्ट बर्ड्स। क्या हो गया? टेस्ट बर्ड्स हो गया। देखिए, स्वाद कलिकाएं किस में मदद करेगी? वो आपको स्वाद पहचानने में मदद करेगी। स्वाद पहचानने में मदद करेगी स्वाद कलिका, जो कि कहाँ होगी? जीभ पर होगी। तो कितनी होगी आपके? 2000 से 8000 के लगभग बीच आपका स्वाद कलिका होगी। देखिए, ये सब डाटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये सब डाटा आपको कहीं भी एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। ये सब आपको ऐसे ही एक बार याद करना पड़ेगा। और मैं बता देता हूँ कि ये सब क्वेश्चन जो है जल्दी आपका ग्रुप डी में नहीं पूछा जाएगा, ये एनटीपीसी में पूछा गया है ना। इस तरह के प्रश्न आपका जो है एनटीपीसी में ही पूछा जाते हैं। ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न आपके स्टैटिक टाइप का, ये एक तरह से स्टैटिक का मतलब क्या है? वो डायरेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो ये आपका 2000 से 8000 ध्यान रखिएगा। आपका जो है कितनी स्वाद कलिका होगी जीभ में? 2000 से 8000 के बीच होगी। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। कुछ टफ बनाने के लिए तो वो कुछ भी डाल देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, चिंता आप ना करें, ठीक है ना। जो मैं कंटेंट दिया उसमें क्वेश्चन इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। एक वयस्क मनुष्य का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? मीटर में पूछेगा तो 9 मीटर, अगर फीट पूछेगा तो 33 फीट। ध्यान रखिएगा, यानी कि मुंह से गुदा तक, यानी कि वही हो गया पूरा पाचन तंत्र का बात कर रहा है। आहार नाल का समझ की लंबाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आहार नाल की लंबाई पूछ रहा है। तो कितना होगा? 9 मीटर होगा। या मीटर में पूछ रहा है तो 9 मीटर होगा, फीट में पूछेगा तो 33 फीट होगा, ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हाँ देखिए, एनटीपीसी में सवाल पूछा गया ये। भोजन यह एक अजैविक पदार्थ है। भाई भोजन तो जैविक पदार्थ होगा ना, भोजन क्या होगा? जैविक पदार्थ होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है? अजैविक पदार्थ है। तो यही हमारा ये गलत ऑप्शन है। यह रासायनिक क्रियाएं देता है, बिल्कुल सही बात है। यह एक जैविक पदार्थ है, बिल्कुल सही बात है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। तो पूछ कह रहा है गलत कौन सा? तो गलत आपका यह है, अजैविक थोड़े। अजैविक का मतलब क्या हो गया? नॉन बायोटिक, जैसे कि पानी हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया, सॉरी पानी हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, धुआं हो गया, ये सब आपका अजैविक होगा। लेकिन भोजन हमारा तो जैविक होता है ना। तो ऑप्शन हमारा ये पूछ कह रहा है गलत कौन सा है? तो गलत आपका ऑप्शन ए है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि पेयजल की आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। देखिए, कॉलीफॉर्म जो है ये एक प्रकार का साथियों क्या होता है आपका? ये बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। यानी कि अगर पेयजल यानी पीने वाले पानी में अगर कॉलीफॉर्म आपको दिख गया, कॉलीफॉर्म की उपस्थिति अगर दर्ज की गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो पानी अब पीने लायक नहीं बन गया। सीधी सी बात है, क्योंकि बैक्टीरिया उसमें आ गया। वो क्या हो चुका है? एकदम प्रदूषित पानी हो चुका है। उसको पीने से रोग बीमारी आपको हो सकता है। तो आखिर कह रहा है कि ये कैसे, ये आपका कॉलीफॉर्म आखिर जो बैक्टीरिया है कैसे पानी में ये फैल जाता है? देखिए, जो मनुष्यों के, जानवरों के जो मलमूत्र अवशिष्ट होते हैं उसके कारण साथियों ये फैलता है आपका कॉलीफॉर्म जीवाणु, ठीक है ना। तो यहाँ पर है फ्लोराइड संदूषण, फॉस्फोरस संदूषण, पानी के स्रोत का खारापन। तो मानव अवशिष्ट से संदूषण मतलब मानव का जो अवशिष्ट है, मलमूत्र हो गया, जानवरों का अवशिष्ट मलमूत्र हो गया, उससे ये आपका पानी में कॉलीफॉर्म जीवाणु उत्पन्न होता है। समझ गए ना? जब कॉलीफॉर्म जीवाणु पानी में उत्पन्न हो जाएगा तो पीने लायक वो नहीं रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? चयापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चयापचय बोलते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में पूछा है। जो मेटाबॉलिज्म है ये आखिर होता क्या है, इसके बारे में साथ यहाँ पर जो अच्छे से डिटेल में पूछा गया। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चयापचय। इसको हम दो पार्ट में बांट, यानी कि ये कह सकते हैं ये दो पार्ट का एक मिश्रण है। दो पार्टों में ये बटा होता है। एक तो आपका होता है अपचय, एक क्या होता है? अपचय होता है। और एक आपका साथी होता है उपचय। जब इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि अपचय और उपचय को मिला देंगे तो बनता है चयापचय। अब अपचय में क्या होता है मेरे भाई? अपचय में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है, हम लोग कार्बनिक पदार्थ खाते हैं ना, जैसे कि हमने प्रोटीन खाए, वो कार्बनिक पदार्थ है, हुआ कि नहीं है? वो कार्बनिक पदार्थ है। तो हमने जो प्रोटीन खाया, कार्बनिक पदार्थ खाया, उसको तोड़ने का काम करता है। वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अपचय। यानी कि अपचय में क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ टूटते हैं, बल्कि उपचय में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। उपचय में क्या होगा? कार्बनिक पदार्थ जुड़ेंगे, बल्कि अपचय में क्या होंगे? कार्बनिक पदार्थ का विघटन होता है, अपघटन होता है, टूटता है, ऐसा बोल लीजिए। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो क्या प्रक्रिया बनेगी? चयापचय, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया बनेगी। तो मेटाबॉलिज्म को कैसे समझा और डिटेल में?
मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म में दो तरह से, एक चयापचय यानी कि चयापचय, अपचय और उपचय, मैंने बताया आपको, ठीक है ना। जो मेटाबॉलिज्म का जो रियल मतलब होता है कि शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, चाहे वो पाचन का प्रोसेस हो रहा है, उत्सर्जन का प्रोसेस हो रहा है, श्वसन का प्रोसेस हो रहा है, या जो भी क्रियाएं शरीर में हो रही है, उन सभी क्रियाओं को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म शरीर का सही है तो आपको रोग वगैरह सब नहीं होगा, किसी प्रकार का रोग आपको नहीं होगा। तो शरीर में होने वाली सभी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया बिल्कुल सही है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण बिल्कुल सही है, उपचय और अपचय बिल्कुल सही है। यानी कि सारी प्रक्रियाएं जो हैं ये मेटाबॉलिज्म को बताती है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया हो, चाहे अणु टूट रहे हैं, अणु बन रहे हैं, हार्मोन रिलीज हो रहा है, हार्मोन बंद हो रहा है ना, सारी प्रक्रिया को सम्मिलित रूप से हम मेटाबॉलिज्म कहेंगे। यानी मेटाबॉलिज्म अगर आपके शरीर का सही रूप से चल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की रोग नहीं होगी। समझ गए? चलिए लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं इस क्वेश्चन इस वीडियो का, फिर आपका ये खत्म हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? देखिए जो क्वेश्चंस मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में कराया वो पूरा खत्म हो चुका है, पूरा चुनिंदा क्वेश्चन। अब चूंकि 200 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन पूछेगा, अब उसमें ईजी है तो उसको क्या ही करना है, कोई करने से फायदा है उसको फिर फालतू का लंबा वीडियो करना। जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे, जो वास्तव में क्वेश्चन में दम था, वो मैंने करा दिया। अब थोड़ा सा इधर देख लेते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे जो कि है थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। देखिए इसका आंसर है एंडोस्कोप। शरीर का जो आंतरिक अंग है उसके जांच के लिए साथियों जो यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंडोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्कोप। बाकी सूक्ष्मदर्शी आपको पता ही है कि छोटे चीज़ों को बड़ा देखने के लिए, जैसे कोशिका बहुत छोटा था उसको बड़ा देखने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसको जूम करके देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। रेडियोग्राफ क्या होता है? रेडियोग्राफ आपको पता होगा कि जो आपको डॉक्टर लोग क्या करते हैं, एक्सरे के रूप में इसका यूज़ करते हैं रेडियोग्राफ का। और ऑसिलोस्कोप क्या होता है? ऑसिलोस्कोप साथियों ये आपका वोल्टेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? वोल्टेज से संबंधित आपका है। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? बताइए ये सब क्वेश्चन कितना है? ये सब क्वेश्चन कराने की कोई ज़रूरत है? कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट पाए जाते हैं? होमोडोंट दांत पाए जाते हैं। अब देखिए होमोडोंट का मतलब क्या है? होमोडोंट का मतलब क्या है? होमोडोंट मैंने आपको दांत का पूरा प्रकार बताया, मैंने आपको बताया मतलब कि दांतों की विशेषता मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था आपको कि स्तनधारी जो होते हैं, यानी कि हम लोग स्तनधारी, हम लोग के दांत कैसे होते हैं? थीकोडेंट होते हैं, हेट्रोडोंट होते हैं, डाइफोडेंट होते हैं, होमोडोंट होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है होमोडोंट। तो होमोडोंट दांत किस में पाए जाते हैं? पहले तो आप ये समझो कि होमोडोंट होता क्या? होमोडोंट का मतलब होता है जिसके दांत एक जैसे हो, यानी कि सारे दांत एक जैसे हो। अब बताइए हमारे सारे दांत, मनुष्य के सारे दांत एक जैसे हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हमारे सारे दांत एक जैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है होमोडोंट। होमोडोंट का मतलब है जिसके सारे दांत एक जैसे हो। तो मछली जो होता है इसके सारे दांत एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे आकार के होते हैं, तो इसके दांत क्या है? होमोडोंट है। बाकी मैंने सारा आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम डैश का भाग। देखिए ड्यूडेनम को मैंने आपको इसका हिंदी बताया था, इसको साथियों क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। और ये छोटी आंत का पहला पार्ट है जो कि अमाशय के लास्ट वाले पार्ट से जुड़ा होता है। छोटी आंत का ये पहला पार्ट है, बताया था ना। छोटी आंत का ये क्या है? पहला पार्ट है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम बताया था ना। और ड्यूडेनम किससे कनेक्ट रहता है? अमाशय के लास्ट वाले पाइप से ये आपका कनेक्ट रहता है। तो ड्यूडेनम जो है किसका भाग है? तो सिंपल से बात है भाई, छोटी आंत का भाग है। और बता देता हूँ, इसको हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो छोटी आंत के किस भाग में? अगर ऐसे पूछ दे तो ग्रहणी में। छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम में पूरा पाचन होता है भोजन का। समझ गए ना मेरे भाई। और छोटी आंत की लंबाई सब मैंने आपको बता ही दिया था कि 6 मीटर इसकी लंबाई होती है। व्यास भले कम होता है क्योंकि पतला होता है। और बड़ी आंत की लंबाई कम होगी लेकिन व्यास उसका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई जो पूरा संपूर्ण निचोड़ था मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा मैं क्वेश्चन जो लिया सारे चुनिंदा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए हैं। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी डाइजेस्टिव सिस्टम से।
और नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसको हम बता देंगे, आपको टेलीग्राम पर जुड़ जाना, इसका PDF भी हम वहीं पर डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।